हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 9 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 10 फूलों का नगर। आइए बच्चों, इसको पढ़ते हैं विस्तार पूर्वक। पाठ 10 फूलों का नगर। आइए पढ़ते हैं इस कहानी के परिचय को। इस कहानी में बताया गया है कि व्यक्ति को दूरदर्शी होना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। पशु पक्षियों की हत्या करना पाप है, जिसका परिणाम व्यक्ति को विनाश के रूप में झेलना पड़ता है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। तो बच्चों, इस कहानी में हमें क्या बताया है कि व्यक्ति को हमेशा दूर की सोचनी चाहिए और बुद्धि के साथ काम करना चाहिए। पशु पक्षियों या अन्य किसी की भी हत्या नहीं करनी चाहिए, इससे उनका व्यक्ति विनाश होना अवश्य है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। गुरु वशिष्ठ के यहाँ बहुत से राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे और गुरुकुल में रहा करते थे। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। यूं तो सभी उनकी बहुत सेवा करते थे, पर अमृत और शांतनु दिन रात की परवाह किए बगैर आश्रम का कार्य किया करते। यहाँ पे क्या है, एक गुरुजी हैं, उनका नाम है गुरु वशिष्ठ। वो क्या करते हैं, वो राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करते हैं और राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में रहते हैं। गुरुजी सभी शिष्यों को समान रूप से प्रेम करते थे और उनमें कभी भी कोई भेदभाव नहीं करते थे। लेकिन जो अमृत और शांतनु थे, वो किसी भी, चाहे दिन हो चाहे रात हो, की परवाह किए बगैर आश्रम का सारा कार्य करते थे। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई और आश्रम छोड़ने का समय आया, तो गुरुजी ने उन दोनों को बुलाकर कहा, मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूँ। आखिर में उनकी शिक्षा समाप्त होने का समय आया और उन्हें आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। तो जब वो जा रहे थे तो गुरुजी ने उन्हें बुलाया और कहा कि मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा खुश हूं, इसलिए तुम्हें दो बातें बता रहा हूं। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो तुम्हारे राज्य में हमेशा खुशहाली और संपन्नता रहेगी। दोनों राजकुमार एक साथ बोले, हम आपकी आज्ञा अवश्य मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले। गुरुजी ने कहा, अगर तुम मेरी बातों पर अमल करोगे तो तुम्हारी जो राज्य है वो सदा संपन्न रहेगा और खुशहाल बना रहेगा। दोनों ने एक साथ उत्तर दिया कि गुरुजी, हम अवश्य ही आपकी बात मानेंगे। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, अहिंसा का मार्ग अपनाना तथा सदा प्रकृति की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने संघर्ष हामी भर दी और अपने अपने राज्य को चल दिए। गुरुजी ने कहा, हमेशा अहिंसा का मार्ग अपनाना और अपनी धरती भूमि की रक्षा करना। दोनों राजकुमारों ने हाँ की और अपने अपने राज्य की ओर चल दिए। शांतनु ने कुछ वर्षों तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। हरे वृक्षों को काटवाकर उसने कई नगर बसवाए। धीरे धीरे उसके राज्य में गिने चुने पेड़ ही बाकी रह गए, जिनकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और सूखा पड़ने लगा। शांतनु ने क्या किया, बहुत टाइम तक गुरुजी की आज्ञा का पालन किया, लेकिन जैसे ही वो राजा बना तो उसने क्या किया, वृक्षों को कटवा दिया, वहां पे नगर बसवा दिए। ऐसे करते करते पेड़ पौधे बहुत कम हो गए, जिसकी वजह से पर्यावरण असंतुलित हो गया और वहां पे सूखा पड़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अमृत को अपना वचन याद था। उसने राजा बनते ही शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। वह जब भी कोई खाली जमीन पड़ी देखता तो वहां पर फूलों के बीज बिखरा देता और कुछ ही दिनों बाद वहां रंग बिरंगे सुंदर फूल उग जाते। प्रजा भी अपने राजा को
पूरा सहयोग करती और बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। दूसरी ओर जो अमृत था उसे हमेशा वचन याद रहे गुरुजी के। वो जैसे ही राजा बना तो उसने क्या किया, जगह जगह पेड़ पौधे लगवाए। जहां भी वो खाली जमीन देखता वहां फूलों के बीज बिछवा देता और कुछ दिनों बाद रंग बिरंगे खूब सारे फूल खिल जाते। इससे क्या होता, उसकी प्रजा बहुत खुश होती और हमेशा उसका सहयोग करती। बच्चे से लेकर बूढ़ों तक कोई भी ना कोई गलत काम करता, ना कोई फूल तोड़ता था। फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराया करती थी और लोग ठगे से इस मनोरम दृश्य को देखने लगते थे। क्या होता था, फूलों पर बहुत सारी तितलियां मंडराती थी और लोग आश्चर्य से इसे बड़े ध्यान से देखते थे। एक दिन अमृत दरबार में बैठा हुआ अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहा था। तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वह अपनी विशाल सेना सहित युद्ध करने के लिए 2 दिन में आ जाएगा। एक दिन क्या हुआ, अमृत बैठा था अपनी सभा में, अपनी प्रजा से बात कर रहा था। दूर से दौड़ता हुआ एक दूत आया और बोला, महाराज, राजा शांतनु ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई है और वो अपनी बहुत बड़ी सेना को लेकर हमसे युद्ध करने के लिए 2-3 दिनों में आ ही जाएगा। यह सुनकर अमृत परेशान होता हुआ बोला, युद्ध होने से तो हजारों सैनिक मारे जाएंगे और मासूम प्रजा को भी कष्ट होगा। इस पर महामंत्री विनम्र शब्दों में बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो वह हम सबको बंदी बना लेगा। यह सुनकर अमृत के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं और वह बिना कुछ कहे अपने कक्ष में चला गया। बिना कुछ खाए पिए वह सारी रात और सारा दिन सोचता रहा कि युद्ध को कैसे टाला जाए। अब ये जब अमृत ने सुना तो वह बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि अगर युद्ध होगा तो बहुत सारे सैनिक मारे जाएंगे, मेरी प्रजा को बहुत कष्ट होगा। तो उसने नम्रता से बोला, परंतु महाराज, अगर हम युद्ध नहीं करेंगे तो हम क्या होंगे, बंदी बनाए जाएंगे। इसी चिंता में जो अमृत था वो अपने दरबार कक्ष में चला गया और उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वो पूरे दिन रात युद्ध को कैसे टाला जाए ये ही सोचता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही वह उठकर बगीचे में चला गया। रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों को देखकर अचानक उसके मन में एक विचार आया और उसने तुरंत महामंत्री को बुलाया और अपनी योजना समझा दी। जैसे ही अगला दिन हुआ, सूरज की पहली किरण होते ही वो कहाँ गया, बाग में गया। उसने लदे रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्ष देखे तो अचानक उसके मन में एक विचार आया। तभी उसने अपने मंत्री को बुलाया और एक योजना बताई। महामंत्री का चेहरा भी अमृत के साथ खुशी से खिल उठा। इसके बाद राजा बेफिक्र हो राजमहल चला गया। जैसे ही अमृत ने अपने महामंत्री को योजना की बताई तो योजना की बात सुनकर महामंत्री बहुत खुश हुआ और राजा बिल्कुल तसल्ली से अपने राजमहल में चला गया। शाम के समय राजा शांतनु ने राजा की सीमा में अपने हजारों सैनिक के साथ प्रवेश किया और नगर की खूबसूरती देखकर वह अचंभित रह गया। जैसे ही शाम हुई, जो राजा शांतनु था वो अपनी विशाल सेना के साथ सीमा में प्रवेश करता है और नगर की खूबसूरती को देखकर चकित रह जाता है। तभी उसके सेनापति ने कहा, महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। एकदम से सेनापति क्या बोलता है शांतनु का कि महाराज, क्या हम अभी आक्रमण करें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहता हुआ शांतनु आगे की ओर बढ़ा। जैसे ही सैनिकों ने तलवारें म्यान से निकाली, लाखों मधुमक्खियां
ने उन पर धावा बोल दिया। अब उनकी तलवारें भी किसी काम की नहीं रही। मधुमक्खियों ने पूरी सेना को काट लिया। वे जान बचाने के लिए वापस भगे। इसी बीच मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया। उसका पूरा शरीर सूज गया। इस पर शांतनु का कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, कह के वो आगे बढ़ा। तभी सैनिकों ने जहाँ पे तलवार रखते हैं उसे कहते हैं म्यान, उसमें से अपनी तलवारें निकाली तो उन पर लाखों मक्खियों ने धावा बोल दिया। अब उनकी तलवार किसी काम की भी नहीं रही, क्योंकि मधुमक्खियों ने उन्हें काट डाला। वो जान बचाने के लिए वापस जाने लगे। मधुमक्खियों ने शांतनु को भी काट लिया, जिससे शांतनु का पूरा शरीर सूज गया। वह घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसका सिर किसी नुकीली वस्तु से टकराया और वह बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो वह अमृत के राजमहल में था और अमृत उसके माथे पर प्यार से हाथ फेर रहा था। शांतनु रुधे गले से बोला, मैं तुम्हें जान से मारने आया था और तुम्ही ने मेरी जान बचाई है। अमृत उसके आंसू पोंछते हुए बोला, मैंने हमेशा गुरुजी की सीख पर अमल किया है, अहिंसा ही मेरा धर्म है। क्या हुआ, जब शांतनु का शरीर सूज गया तो वो घोड़े पर चढ़ा। वह घोड़े से नीचे गिर गया। उसका शरीर किसी नुकीली चीज से टकराया, जिससे उसके सिर पर चोट लग गई और वो वहीं पे बेहोश हो गया। जब उसने आंख खोली तो वो क्या देखता है कि जो उसका मित्र अमृत था वो उसके बड़े प्यार से माथे पर हाथ फेर रहा है। तो तभी शांतनु ने बड़ी रोनी आवाज से कहा कि मैं तो तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी जान बचाई है। अमृत ने शांतनु के आंसू पोंछे और उससे कहा कि मुझे गुरुजी की सीख हमेशा याद है कि हमेशा ही अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर अचरज के भाव देखकर कहा, तुमने देखा कि मेरे राज्य में हर कदम पर फूलों से लदे हुए वृक्ष हैं और उनमें सैकड़ों मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। जब तुम्हारी सेना आई तो मेरे सैनिकों ने गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे और छिप गए और गुस्से में वे सारी मधुमक्खियां तुम पर टूट पड़ी। अमृत ने शांतनु के चेहरे पर जैसे ही चकित भाव से देखा तो कहता है कि तुमने देखा मेरे राज्य में कितने पेड़ पौधे हैं जो सब रंग बिरंगे फूलों से लदे पड़े हैं। इसमें बहुत सारी मधुमक्खियां थी। जैसे ही तुम लोग आए, तुम्हारी सेना आई, तो मेरे सैनिकों ने क्या किया, गुलेलों से छत्तों पर पत्थर मारे। इससे मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तुम सब पर धावा बोल दिया। शांतनु अमृत की दूरदर्शिता और सूझबूझ देखकर हैरान रह गया और बोला, मुझे माफ कर दो और अब मैं चलता हूँ। जैसे ही शांतनु ने अमृत की सूझबूझ को देखा तो बड़ा ही आश्चर्य से हैरान हुआ और उसे गले लगाकर बोला कि मुझे माफ कर दो, मैं चलता हूँ। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से शांतनु से बोला, मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य की सारी स्थिति जानता हूँ। तुम जितना चाहो उतना धन ले जा सकते हो और कई बोरों में फूलों के बीज भी हैं। उन्हें तुम मिट्टी में दबा देना ताकि जब मैं तुम्हारे यहाँ आऊं तो तुम्हारे राज्य को खूब हरा भरा पाऊं। यह सुनकर अमृत बड़े प्यार से शांतनु से बोला कि मित्र, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे राज्य के बारे में सब कुछ जानता हूँ। वहां पे ना पेड़ पौधे हैं, ना तुम्हारी प्रजा खुश है, तो मैं तुम्हें बहुत सारे बीज दूंगा और मिट्टी दूंगा, जिससे ये ले जाकर तुम अपने राज्य में लगाओ और उसे बहुत हरा भरा बनाओ। शांतनु अमृत का प्यार देखकर खुशी के मारे रो पड़ा और बोला, मैं भी अपने राज्य को तुम्हारे जैसा ही फूलों का नगर बनाऊंगा। शांतनु ने जैसे ही अमृत की यह बात सुनी तो उसे देखकर उसको बहुत प्यार आ गया और शांतनु रोने लगा। फिर शांतनु ने कहा कि मैं भी
तुम्हारे राज्य की तरह अपने राज्य को भी फूलों से लदा दूंगा। देखते हैं इस कहानी का उद्देश्य। सहयोग एवं प्रेम की भावना जागृत करना। बच्चों, हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ प्रेम की भावना रखनी चाहिए। अब इस कहानी के आधार पर आते हैं हमारे शब्दार्थ। देखते हैं शब्दार्थ। दूरदर्शी, दूर की सोचने वाला। सहर्ष, प्रसन्नता से। ठगे से, आश्चर्य से। मनोरम, मन को भाने वाली या अति सुंदर। दृश्य, नजारा। विनम्र, कोमल। कक्ष, कमरा। अचंभित, चंकित। म्यान, तलवार रखने का आवरण। अचरज, आश्चर्य। और इसके बाद हमें दी है वर्तनी। तो बच्चों देखते हैं वर्तनी। शांतनु, जिसमें बिंदी वाले की जगह हम आधा न लिख सकते हैं। संपन्नता, बिंदी हटा के हम आधा न लिख सकते हैं। अहिंसा, अहिंसा में भी हम बिंदी हटाकर आधा न लिख सकते हैं। प्रतिबंध, प्रतिबंध में भी हम बिंदी हटाकर आधा न लिख सकते हैं। रंग, रंग में बिंदी हटाकर हम डे के नीचे हलंत लगा सकते हैं। युद्ध में भी हम ध हटा के द के नीचे ध लिख सकते हैं। महामंत्री में हम बिंदी हटा के आधा न लिख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कुछ आगत शब्द। तो आगत शब्द कौन से हैं? हजारों, जो फारसी का शब्द है। खूबसूरती, जो फारसी का शब्द है। और बेफिक्र भी फारसी का ही शब्द है। अब इस पाठ में हमें कुछ मुहावरे भी दिए हैं। आइए बच्चों देखते हैं। हामी भरना, स्वीकार करना। धावा बोलना, आक्रमण करना। खुशी से खिल उठना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अमल करना, अनुसरण करना या मानना। अब बच्चों इसके आधार पर आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो बच्चों देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आता है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में आप सब अच्छे से जानते हैं, एक प्रश्न, 4 उत्तर, 1 उत्तर सही। तो पहला देखते हैं। गुरु वशिष्ठ शिष्यों के साथ क्या नहीं करते थे? भेदभाव, प्रेम, घृणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर क्या है? भेदभाव। दूसरा देखते हैं। राजकुमार शिक्षा प्राप्त करने हेतु कहाँ आकर रहते थे? विद्यालय में, जंगल में, गुरुकुल में या घर में? तो कहाँ रहते थे? गुरुकुल में। तीसरा प्रश्न देखते हैं। गुरु वशिष्ठ ने शांतनु व अमृत से किसकी रक्षा करने को कहा? गुरुकुल की, शिष्यों की, प्रकृति की या इसमें से कोई नहीं? किसकी रक्षा करने को कहा? प्रकृति की। चौथा प्रश्न देखते हैं। अमृत ने राजा बनते ही किस पर प्रतिबंध लगाया? शिकार पर, शिक्षा पर, पौधों पर या इसमें से कोई नहीं? किस पे लगाया? शिकार पर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। शांतनु ने किसके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई? हरिश्चंद्र के, अमृत के, राम के या इसमें से कोई नहीं? तो किसके बनाई? अमृत के। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। इसमें हमें क्या दिया है? कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होंगे, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। तो पहला क्या है? वह खालिस्तान नीचे से गिर पड़ा। पेड़ या घोड़े? तो इसका उत्तर क्या है? घोड़े। दूसरा देखते हैं। उसमें खालिस्तान मधुमक्खियों ने अपने छत्ते बनाए हुए हैं। सैकड़ों या लाखों? तो इसका उत्तर क्या है? सैकड़ों। आगे का प्रश्न देखते हैं। हमारे राज्य पर खालिस्तान करने की योजना बनाई है। वर्षा, आक्रमण, आक्रमण। चौथा देखते हैं। पर्यावरण खालिस्तान हो गया, संतुलित या असंतुलित? असंतुलित। पांचवा प्रश्न देखते हैं। मैं तुम दोनों से खालिस्तान हूं, प्रसन्न या दुखी? प्रसन्न। इसके बाद आता है हमारा ख प्रश्न। उसमें क्या है कि जो वाक्य सही है उसके सामने से और जो गलत है उसके सामने ज्ञ लिखते हैं। पहला देखते हैं। गुरु वशिष्ठ शिष्यों में भेदभाव करते थे, गलत। तो क्या लिखेंगे? ज्ञ। दूसरा देखते हैं। सभी शिष्य गुरुकुल में रहते थे, सही। तो इसका उत्तर क्या है? से। तीसरा प्रश्न देखते हैं। शांतनु ने हरे भरे वृक्ष कटवाना आरंभ किया, सही। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? से। चौथा प्रश्न देखते हैं। अमृत राजा बनते ही शिकार करने लगा, गलत।
इसका उत्तर क्या है? ग। पांचवा देखते हैं, शांतनु ने अमृत के राज्य पर आक्रमण किया। सही। अब बच्चों आता है हमारा ग प्रश्न। तो ग प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यों के सामने कहानी के अनुसार क्रमांक लिखिए। और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए, यूं तो सभी उनकी सेवा करते थे। महाराज अब हमें आक्रमण करना चाहिए, परंतु राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तो पहला क्या है? यूं तो उसने सेवा करते थे। दूसरा क्या है? मैं तुम दोनों से बहुत प्रसन्न हूँ। तीसरा क्या है? राजा बनते ही उसने शिकार पर जाना शुरू कर दिया। चौथा क्या है? और जगह जगह पेड़ लगवाने शुरू कर दिए। और पांचवा क्या है? महाराज हमें आक्रमण करना चाहिए। बच्चों इसी के साथ हमारा ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 10 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप सब बच्चे क्या करेंगे? इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।